अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 टील एक्सरसाइज 3.2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज की जो थ्योरी है इस पे अलहदा से इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। थ्योरी अगर आप अलहदा से कवर करना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर से कवर कर लेंगे, लेकिन जब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ताकि हमारा लेक्चर लेंथी ना हो। अगर आप अलहदा से डिटेल में इसकी थ्योरी समझना चाहते हैं तो फिर आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर समझ लें। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान और बहुत मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर ए, एक हमें सेट गिवन है ए और उसने पूछा है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ओके बच्चों, सबसे पहले हमें रिलेशन का पता होना चाहिए। बेसिकली जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बताते हैं। और दूसरा जो उसने यहाँ पे डोमेन और रेंज पूछा है, और जो हम इसके रिलेशंस लिखेंगे उसमें ऑब्वियसली जो ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन में आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो रेंज में आएगा। हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें, मैं जरा क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट्स का होता है, यहां पर तो हमें एक सेट गिवन है, सो हम इसी सेट का इसके साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसको आगे यूज करेंगे बच्चों। आप देखें, हमारे पास जो सेट गिवन है वो है सेट ए, और ए सेट हमारे पास गिवन है और वो इक्वल है 1, 2, 3 एंड 4। ये ए सेट गिवन है। सबसे पहले बच्चों हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यहां पर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप देखें, ए की जगह पे ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, और इसी का बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है इसी के साथ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, किया क्या है हमने, हमारे पास ए सेट गिवन है, हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ। सो ये ए की जगह पे ए के एलिमेंट सेट आ गया हमारे पास, ये क्रॉस और फिर ए की जगह पे। अब उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड कैसे करते हैं। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे, कि आप पहले सेट के पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे और आगे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ उसका पेयर बना देंगे। सेम सेकंड, सेम थर्ड और सेम फोर्थ के साथ करेंगे। कैसे, अब देखें यहां पर हम बनाते हैं, पहले आप पहले सेट के पहले एलिमेंट को पकड़ेंगे और दूसरे के पहले के साथ पेयर बना देंगे। देखिए 1, 1 का पेयर बन गया। उसके बाद फिर पहले एलिमेंट का जो दूसरा सेट होगा उसके दूसरे एलिमेंट से पेयर, सो 1 और 2 का बच्चों हमारे पास पेयर बन गया। सेम आप देखें 1 का 3 के साथ पेयर बन जाएगा, और सेम उसके बाद बच्चों हमारे पास 1 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 की बारी आ जाएगी, उसका सबके साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का और फिर 4 का। सो हम बनाते हैं बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास, अब आगे जगह थोड़ी है तो मैं नीचे ही लिख रहा हूँ। सो इसके बाद हमारे पास 2, 1 का पेयर बन जाएगा, फिर हमारे पास बच्चों 2, 2 का पेयर बन जाएगा, और फिर बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 एंड 3 का पेयर बन जाएगा, और उसके बाद बच्चों फिर हमारे पास 2 एंड 4 का पेयर बन जाएगा। फिर 3 की बारी आ जाएगी तो बच्चों 3 एंड 1 का पेयर बन जाएगा, फिर हमारे पास 3 एंड 2 का पेयर बन जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर 3 एंड 3 का पेयर बन जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर बच्चों 3 एंड 4 का पेयर बन जाएगा। फिर आ जाएगी बारी 4 की, तो आप देखें फिर हमारे पास क्या होगा, 4 का 1 के साथ पेयर बन जाएगा, और 4 का बच्चों 2 के साथ पेयर बन जाएगा, 4 का 3 के साथ पेयर बन जाएगा, और 4 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा। देखें हमने किया क्या है बच्चों, यहां पर सबसे पहले हमें, चूंकि ये रिलेशंस लिखने हैं, रिलेशंस ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं। सो पहले हमारे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना जरूरी है। सो हमने क्या किया, उसका जो हमारे पास ए क्रॉस ए था उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। पहले सेट के पहले एलिमेंट को पकड़ा और आगे वाले सेट के तमाम जितने एलिमेंट्स के थे उनके साथ पेयर बना दिया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। सेम बच्चों सेकंड के साथ फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, सेम 3 के साथ सबका ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, और सेम 4 के साथ ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब चूंकि हम इसको चारों रिलेशंस के अंदर यूज करेंगे तो मैंने इसको पहले ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके लिख लिया। अब जरा हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। जो हमारे पास पहला गिवन है, सो पहले का हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां पर पहले चले मैं सवाल भी लिख देता हूं,
जो पहला पार्ट है उसमें उसने कहा है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो एक्स वाई हैं और जो यहाँ पर वैल्यू है वो y इज इक्वल्स टू एक्स है। याद रखें बच्चों, जो भी आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें पहली वैल्यू x होती है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं और दूसरी वैल्यू y होती है, इसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। पहली वैल्यू x होती है जिसे हम एब्सिसा कहते हैं और सेकंड वैल्यू आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में y की होती है और उसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स वाई, उनके लिए कंडीशन क्या है, सच दैट कि y की वैल्यू x के इक्वल है या x की वैल्यू y के इक्वल है। इसका मतलब आप उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लें जिसमें x y की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो आप देखें इसमें यहाँ पर x y की वैल्यू इक्वल है, फिर ये 2 2 पे इक्वल है, फिर 3 3 पे इक्वल है और फिर 4 4 पे इक्वल है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे ये इक्वल होगी। फिर अगर आप अपनी बुक की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि जो इसका रिलेशन होगा बच्चों उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। फिर इसके अंदर आप कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सेम वाले, क्योंकि y x के इक्वल है, x y के इक्वल है। सो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1 1 और देन हमारे पास 2 2 और देन हमारे पास बच्चों 3 3 एंड देन बच्चों हमारे पास 4 एंड 4। ये वाले बच्चों हमारे पास इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। यानी उसने कहा क्या है, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट वो दोनों x और y की वैल्यू आपस में इक्वल है। सो वो सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें x और y की वैल्यू आपस में इक्वल है बच्चों। अब उसने ये कहा कि आप स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये जो रिलेशन आपने लिखा है इसकी डोमेन और रेंज भी बताएं। सो बच्चों याद रखें, जब आप डोमेन लिख रहे होंगे, डोमेन, अब डोमेन क्या होगी, जब आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन है तो उसकी डोमेन क्या होगी, ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास डोमेन होगी। अब देखें ऑर्डर्ड पेयर्स में इधर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इधर फर्स्ट एलिमेंट बच्चों 4 है। सो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी डोमेन हो जाएगी। फिर अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज बच्चों क्या होगी, उसी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसकी डोमेन और रेंज बच्चों दोनों हमारे पास सेम आ रही है, 1 2 3 और 4। ये बच्चों हमारे पास इसकी रेंज और डोमेन। अब डोमेन और रेंज सेम क्यों आ रही है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे होंगे ना, अगर तो वहां पर सेम सेट्स हैं, फिर आप जितने भी रिलेशंस बनाएंगे ना उनकी जब आप डोमेन और रेंज रखेंगे वो हमेशा आपके पास सेम आएगी। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम इसके बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके बच्चों, इसके सेकंड अगर हम रिलेशन की बात करें, देखिए सेकंड के अंदर उसने कहा है कि आपके पास जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। जो इसका सेकंड का हम सोल्यूशन लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो वो रिलेशन दे रहा है वो कह रहा है जो आपके पास पेयर है एक्स वाई वो सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, या x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 5 होनी चाहिए। असल में ये नई बुक आई है तो बहुत सारी चीज़ों में अभी मिस प्रिंटिंग है, ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो बच्चों इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठाएंगे जिनमें हम x और y को आपस में जमा करें तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। देखें 1 को 1 में जमा करें 2 हो जाएगा, 1 2 3 1 3 4 हो जाएगा, 1 को 4 में करेंगे 5। तो हम इसमें से वो वाले पेयर्स उठाएंगे जिसमें हम x और y को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो इसको हम इसका जो रिलेशन है उसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर पहला जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है इस कंडीशन के मुताबिक वो 1 and 4 आ रहा है। फिर इस कंडीशन के मुताबिक आप देखें तो ये 2 and 3 5 होगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 को हम प्लस करेंगे तो 5 होगा। उसके बाद आप देखें 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2 को आप प्लस करेंगे तो वो भी 5 होगा। और उसके बाद बच्चों आप देखिए 4 और 1 आ जाएगा, इसको आप ऐड करोगे तो ये भी आपके पास इसका आंसर प्लस आएगा। देखो आप रिलेशंस की जो आपको उसने कंडीशन दी हुई है आपने उसको समझना है। वहां पर क्या था, एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए, सो दोनों में जो सेम था हमने वो उठा लिए। यहां पर उसने कहा कि वाई और एक्स या एक्स और वाई को आप आपस में ऐड करो तो आपके पास आंसर 5 आना चाहिए। तो हमने इसमें से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं कि जिन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5। देखिए 1 4 5, 2 3 को जमा करें 5, 3 2 5 एंड 4 को 1 में ऐड करें तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ऐड कर रहे हैं तो वो भी 5 आ जाएगा। सो ये हमने रिलेशन लिख लिया। अब इसके बच्चों हम डोमेन भी एक्सप्लेन कर देते हैं और रेंज भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जब हमने डोमेन लिख रहे होंगे, अभी मैंने आप लोगों को समझाया
कि जो रिलेशन का पहला पहला आपके पास एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो हमारे पास डोमेन होगा। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो इसका मतलब इसमें वही 1 2 3 एंड 4। सो इसका मतलब इसकी डोमेन आ गई हमारे पास। जो पहला पहला रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स का वो जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो होगा। और अगर बच्चों हम इसकी रेंज लिखें तो वो क्या आएगी? तो रेंज भी आपके पास यही आएगी। सेट के अंदर जब आप डोमेन और रेंज लिख रहे हैं, आप एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख दें तो बेहतर है। तो आप देखें रेंज के अंदर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो मैं इसको तरतीब के साथ लिख रहा हूं, यानी 1 2 3 एंड 4। ये बच्चों आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अगर आप चाहें कि आप इस तरह लिखें 4 3 2 1 तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैंने जरा तरतीब के साथ आप सेट के अंदर एलिमेंट्स लिख दें। देखें मैंने आपको पहले भी कहा, चूंकि इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ले रहे हैं सेट ए का, वो हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू है, सो ए क्रॉस ए में दोनों सेट सेम है। सो ऑलवेज उसकी डोमेन और रेंज सेम ही आएगी जो भी हम रिलेशंस बनाएंगे। सो ये बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड में देखें कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहता है एक्स को वाई में ऐड करें तो जो आंसर आना चाहिए वो लेस देन 5 आना चाहिए। ओके, अगर हम इसका थर्ड पार्ट यहीं पे, चलो हम इधर ऊपर लिखते हैं। थर्ड पार्ट बच्चों आप देखें, इसका थर्ड पार्ट में यह है कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, एक्स वाई वो कह रहा है जो आपके पास इसका ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन हम लिखें। ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम ये देखेंगे बच्चों कि कंडीशन क्या है, एक्स और वाई को प्लस करें तो उसका आंसर 5 में से कम होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर 1 1 देखें तो 1 1 को अगर आप ऐड करो तो 2 है, इसका मतलब ये 5 से कम है। तो इसका मतलब जो हम इसका रिलेशन लिखेंगे स्मॉल आर, उसके अंदर हमारे पास ये 1 1 वाला आ जाएगा। सो 1 1 बच्चों आ गया। उसके बाद अगर आप देखें 1 1 आ गया, फिर आप देखें 1 2 भी, 1 + 2 3, 1 + 3 4, तो ये भी कम है। सो 1 2 एंड 1 3 भी आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो ये आ जाएगा बच्चों 1 एंड 2 भी आ जाएगा, देन 1 एंड 3 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो 4 से कम है आंसर। देखो 1 + 4 करूंगा तो ये 5 5 इक्वल हो जाएगा, वो नहीं हम लिख सकते, हमने 5 से कम रहने हैं। यहाँ पर देखें 2 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी, लेकिन 2 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस रिलेशन के अंदर 2 1 भी आ जाएगा, ये कॉमा है यहाँ पर। और फिर क्या होगा, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ अगर जगह कम है। सो ये 2 2 भी आ जाएगा, इसके अंदर 4 हो जाएगा, लेकिन 2 3 चूंकि 5 होगा, 2 4 6 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। 3 1 आ जाएगा क्योंकि 3 1 बच्चों हमारे पास क्या होगा, 3 एंड 1 भी हमारे पास 4 होगा, 5 से कम है। अगर हम ऐड करेंगे 3 2 नहीं, 3 3 भी नहीं, ये 5 से ज्यादा हो जाएगा। 4 1 4 2 4 3 ये भी नहीं। बाकी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं अगर आप वो लेंगे और उनको बच्चों हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर 5 से ज्यादा हो जाएगा या 5 के इक्वल हो जाएगा। हमने जो आंसर लेना है वो 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बच्चों इसके डोमेन और रेंज मेंशन कर देते हैं कि डोमेन क्या बनेगी और रेंज क्या बनेगी। सो बच्चों अगर हम डोमेन की बात करें, आप देखें अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, आपने लिखना उसको डोमेन में एक ही दफा है। रेंज में भी हम एक ही दफा लिखेंगे, रेपिटेशन नहीं करेंगे, यानी 1 3 दफा आ रहा है तो 3 दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा हम मेंशन करेंगे डोमेन के अंदर, क्योंकि 1 की इमेजेस आगे बन रही हैं, वो 1 के साथ बन रही है, 2 के साथ, 3 के साथ भी। तो ये बच्चों देखें इसके अगर हम लिख रहे हैं डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन में पहला एलिमेंट तो पहला 1 आ गया, अगेन 1 आ रहा है, अगेन 1 आ रहा है, सो 1 नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 रिपीट हो रहा है वो भी नहीं लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3। सो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। इसके बाद अगर बच्चों हम इसकी रेंज लिखें तो रेंज क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का बच्चों जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमारे पास रेंज में आ जाएगा। सिंपल। तो रेंज सेम नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। देखो इसमें 1 है दूसरा, इसमें दूसरा 2 है, इसमें दूसरा 3 है। आगे देखो तो 1 2 1 वही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे एंड फिर 3 लिख लेंगे। और इसका ट्रिक ये है कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट सेम है तो फिर डोमेन रेंज उसी रिलेशन की सेम ही आएगी। ओके बच्चों, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में आप देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, ये है इसका फोर्थ पार्ट बच्चों। अब फोर्थ पार्ट के अंदर जो वैल्यू उसने हमें गिवन की है, सॉरी जो उसने हमें रिलेशन दिया, उसने कहा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। अब एक्स जमा वाई को जमा करो, लेकिन आंसर 5 से ज्यादा होना चाहिए। वहां पे कम था, यहाँ पे उसने कहा 5 से ज्यादा होना चाहिए।
ओके बच्चों, x प्लस एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास, और उसने कहा है कि जो x प्लस वाई का आंसर है विच इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। देखें ये जो इनइक्वालिटी होती है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिटेल से समझाया था कि जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा वो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी, और जिस तरफ इसका मुंह क्लोज होगा वो वैल्यू स्मॉल होगी। तो यहाँ पर ये ग्रेटर है, वहां पर 5 ग्रेटर था बच्चों। अब हमने इसमें रिलेशन जो इसका लिखेंगे उसके अंदर वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे बच्चों जिनको जमा करें तो आंसर 5 से ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। सो रिलेशन को बच्चों हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, क्योंकि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। सो यहां पर अगर आप देखें, सो 5 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। अगर हम एक्स वाई को ऐड करें 1 1, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 भी नहीं, 5 से ज्यादा होना चाहिए। 2 1 3 4, ये 5। अब पहला इसमें जो आएगा वो 2 4 आएगा। देखिए 2 को अगर आप ऐड करें 4 के अंदर तो आंसर आपके पास कितना आ रहा है 6, विच इज ग्रेटर देन 5। और 3 1 नहीं लेंगे, 3 2 नहीं, क्योंकि 5 हो जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। देखो 3 3 को 3 में ऐड करेंगे बच्चों 6, 3 को 4 में ऐड करेंगे 7, और ये 5 से ज्यादा आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर। 4 1 नहीं, क्योंकि 5 नहीं ले सकते, उससे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों 4 2 आ जाएगा। देन मैं नीचे लिख रहा हूँ वैल्यूज 4 3 आ जाएगा, और देन बच्चों हमारे पास 4 4 आ जाएगा। ये बच्चों वो पेयर्स हैं जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इस रिलेशन के अंदर आएंगे। इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो इनका आंसर ग्रेटर देन 5 होगा। देखिए 2 + 4 6, 3 + 3 6, 3 + 4 6, 4 + 2 6, 4 + 3 6, एंड 4 + 4 इज ऑल्सो सॉरी। देखिए इसको जब हम ऐड करें 2 + 4 6, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8। तो ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 5 है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है बच्चों। तो डोमेन और रेंज अब तो आप लोगों को हिफज हो चुकी होगी कि हम इसकी डोमेन और रेंज कैसे बनाते हैं गिवन रिलेशन की बच्चों। सो आप देखेंगे कि अगर हम डोमेन लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट बच्चों हम लेंगे डोमेन के अंदर। आप देखें 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब हम एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। 2 3 एंड 4 ये वो एलिमेंट्स हैं जो इसकी डोमेन में आएंगे। अब अगर मैं इसकी रेंज आंखें बंद करके भी लिखूं तो इसकी रेंज बच्चों यही आएगी 2 3 4 ही। आप देखो 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसके बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, तो वही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके भी हम रेंज में हम क्या लिख देंगे 2 3 4। अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सर वो डोमेन रेंज में आप वैल्यूज अगर 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप वो क्यों नहीं लिख रहे, तो इसके लिए आपको इसकी जो थ्योरी वाली क्लास है ना, आपको वो डिटेल से समझनी पड़ेगी, फिर आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें बस आप अभी ये याद रख लीजिए कि हम कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा लिखेंगे। जब वो आप डायग्राम्स में देखेंगे ना तो फिर आपको वो और क्लैरिटी हो जाएगी फंक्शन और जो फंक्शन की टाइप्स, और फिर जो हम रिलेशन के बाद डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे बच्चों। सो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि कंप्लीट हुआ। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प क्वेश्चन हैं ये, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसने क्या कहा कि हमारे पास एक सेट गिवन किया, उसने कहा आप इसका रिलेशन उसने गिवन कर दिए, और उसने कहा कि आप इनकी डोमेन और रेंज बताएं हर रिलेशन की। तो रिलेशन पहले निकालने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो हमने सेट ए गिवन था, उसका ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। पहले सेट के एलिमेंट पहले को पकड़ा, आगे वाले सब के साथ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ के साथ। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। फिर हमने रिलेशंस को एक्सप्लेन किया कि देखो उसने कहा कि आपके पास एक्स वाई गिवन है और y x के इक्वल है, तो आप रिलेशन में से वो वैल्यूज फाइंड करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनमें x y आपस में इक्वल है, तो वो आप लिख लेंगे। रिलेशन के अंदर पहला एलिमेंट डोमेन होगा और दूसरा रेंज होगा, बस आपने वो रिपीट नहीं करना वैल्यूज को अगर मल्टीपल टाइम्स आ रही। सेम यहाँ पर कंडीशन थी कि x और y को जमा करें तो आंसर 5 आए, तो हमने वो वाले लिख लिए। यहाँ पर कंडीशन थी x को y में जमा करें तो लेस देन 5 आंसर आना चाहिए, तो हमने वो वाले लिख लिए। यहाँ पर ग्रेटर देन 5 थी तो वो लिख लिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें किसी भी किस्म का कोई आपको डाउट है या हमसे सॉल्व करते हुए मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ये 4 डायग्राम्स दिए और हमसे उसने कहा है कि आप बताएं कि इसमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन की डायग्राम है, और अगर फंक्शन की डायग्राम है तो फिर भी ये फंक्शन की कौन सी टाइप बनती है। सो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 से पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर
टू के पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखें फंक्शन की पहले ना आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन बेसिकली रिलेशन होता है बिटवीन टू वेरिएबल इन विच ईच वैल्यू ऑफ, जो आपके पास फर्स्ट सेट है ना x है, जो आप डोमेन पुट करते हैं, गिव्स अस अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। फंक्शन इज बेसिकली, अगर हम वैसे वेरिएबल्स में बात करें तो इट इज अ function is basically a relation between two variables in which each value of x gives us a unique value of y। I hope you are not confusing। so बच्चों देखें कि सिंपल अल्फाज में यह है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारे पास, यानी इसकी कोई दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, जैसे 1 की इमेज यहाँ पर a भी है और 1 की इमेज b भी है, यानी डोमेन के अंदर ये रेपिटेशन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। फिर आप यहाँ पर देखें तो ये 2c के साथ भी इमेज बना रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, c2 के साथ भी बना रहा है, सेम 3 के साथ। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को पे पूरा नहीं उतरते और रिलेशन की डेफिनेशन भी नहीं बनती। सो हमने बताना है कि क्या ये डायग्राम फंक्शन की है या नहीं। तो आप बच्चों इसका सिंपल सोल्यूशन लिख दें। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन ये है बच्चों, इट does not represents a function, और इसकी आप रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज रेपिटेशन इन डोमेन। डोमेन के अंदर बच्चों आपको रेपिटेशन देखने को मिल रही है, सो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब ये जो पहला सेट होता है ये डोमेन का होता है, ये बेसिकली कोडोमेन होता है इसका पूरा सेट, लेकिन जिन एलिमेंट्स की इमेजेस इधर बनती हैं वो हमारे पास रेंज में आती हैं। ऑलरेडी हमने सॉल्व भी किया है पिछले सवाल में, जो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड एलिमेंट होता था वो यहाँ से तो इमेज बनती है, जैसे ये बन रही है 1 की a के साथ, 1 की b के साथ, 2 के c के साथ। वो जो सेकंड वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में होता था वो हम रेंज में लिखते थे। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा अगर आप बात करें तो ये देखें a की एक यूनिक इमेज पड़ी हुई है 1, b की भी यूनिक इमेज 3, c की भी यूनिक इमेज 5, और फिर दूसरे सेट के सारे जो एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पर यूज हो रहे हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यूज ना हो रहा हो, यहाँ पर पड़ा हो, यानी उसकी इमेज ना बन रही हो, वो किसी की इमेज ना बन रहा हो। तो ऐसा बच्चों ये हमारे पास फंक्शन तो है, और उसके अलावा ये फंक्शन ये 1-to-1 फंक्शन भी है, और जब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस में बन रहे होते हैं, सो बच्चों ये क्या होता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी हो जाता है। और जब कोई भी फंक्शन 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो बच्चों वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। सो इसका अगर हम सोल्यूशन लिखें, सो इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, आप यहां पर लिख दें इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली चीजें समझने से पहले वो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर का लिंक मिला है उसको जरूर देखें पहले, फिर आपको ये सारी चीजें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, इट इज एन 1-to-1 फंक्शन and on to function so it is a bijective function। so ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या है कि ये फंक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बच्चों ये हमारे पास एक 1-to-1 भी फंक्शन है, इट इज 1-to-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास बनेगा। और अगर हम इसकी थर्ड की बात करें तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी है इसके सेकंड पार्ट की। तो अब देखिए 1 की इमेज ए बन रही है, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, और जो सेकंड सेट है हमारे पास कोडोमेन वाला उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूज हो रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो 1-to-1 फंक्शन तो है, 1-to-1 भी है और ऑन टू भी फंक्शन है। अब आप ये सारी थ्योरी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अब इसका यहाँ पर आंसर ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बच्चों ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जो 1-1 भी होगा और जो बच्चों ऑन टू भी होगा वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो देखें एल की भी हमारे पास एक ही इमेज है,
m की भी एक ही इमेज है, उधर से वो वैल्यू रिपीट हो रही तो उसका इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास l की एक इमेज है, वो x यूनिक इमेज है, m की भी एक इमेज यूनिक x इमेज है, n की भी इमेज है z, सो इट मीन्स ये फंक्शन तो है। दूसरी चीज ये हमारे पास इनटू फंक्शन होता है। अब इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट सेट है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज कोई ना कोई सेकंड सेट में बन रही होती है, लेकिन वो जो पूरे का पूरा सेकंड सेट होता है उसमें तमाम एलिमेंट्स की इमेज नहीं बन रही होती, यानी कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी इमेज, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी इमेज नहीं बन रही होती। सो बच्चों इट इज अ फंक्शन। और फंक्शन की टाइप की अगर हम बात करें तो बच्चों ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज इनटू फंक्शन। सो इट रिप्रेजेंट्स फंक्शन, एंड फंक्शन की टाइप की बात करें तो इट इज इनटू फंक्शन है बच्चों हमारे पास। सो बच्चों थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये पहला चीज समझने वाली है कि यहां से डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखें यहां पर ये एल और एम की इमेज सेम बन रही है कोडोमेन के अंदर, लेकिन इसकी एल की इमेज भी एक ही यूनिक है और एम की इमेज भी एक ही यूनिक है। लेकिन जब डोमेन के अंदर आप देखें 1 की 2 इमेजेस बन रही है और भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये फंक्शन की डेफिनेशन के ऑपोजिट है, सो ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बनती। यहां पर अगर आप देखें तो तीनों की यूनिक इमेज बन रही है और कोडोमेन वाला सारा का सारा सेट हमारे पास रेंज के इक्वल है, यानी जो हम इसकी रेंज लिखेंगे वो 135 बनेगी। तो जब ऐसा होता है फिर वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी, और जब कोई भी फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव होता है। सेम यहां पर केस है, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि कोडोमेन वाला सेट जब रेंज के इक्वल नहीं होता तो फिर वो इनटू फंक्शन होता है और इधर से सारे एलिमेंट्स की इमेजेस बन रही होती है। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखें उसने हमें दो फंक्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू दी है, एक एच ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू, और कुछ ये रिजल्ट हमसे पूछे हैं। बहुत आसान काम है, मैं जरा डायरेक्ट इसको सोल्यूशन की तरफ ही जाता हूं और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूं। देखिए पहली चीज जो उसने हमसे पूछी है वो उसने हमसे पूछा है, इसका जो पहला पार्ट है कि g ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो g ऑफ x का फंक्शन है, g ऑफ x का फंक्शन है 3x प्लस 2, हमें चाहिए इसका सोल्यूशन। अब क्या g ऑफ 0, इसका मतलब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आप 0 पुट कर देंगे। फंक्शन के अंदर जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास g ऑफ 0 आ जाएगी, माइनस रो पे g ऑफ -3, देन सो ऑन, इसके जितने भी पार्ट है। सो हम इसका स्टार्ट ही करते हैं। अब देखें ये क्या हमारे पास g ऑफ x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे g ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया 3 और x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया यूज, तो ये आ गया +2। सो बच्चों आप देखें ये g ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 + 2 एंड देन g ऑफ 0 इज इक्वल टू मेरे पास 0 + 2 बच्चों, तो ये बना 2। सो g ऑफ 0 का हमारे पास आंसर आ गया 2। अगर आपको ये एक पार्ट समझ में आ गया है सो आगे वाले सारे पार्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। देखें सिंपल, जो g वाली वैल्यूज है g वाला फंक्शन उठाएं और जहां पे x है वहां पे 0 प्लेस करेंगे पूरी वैल्यूज में, तो वो हमारे पास g ऑफ 0 -3 रिप्लेस करेंगे, g ऑफ -3 2/3 तो 2/3, h वाले फंक्शन में हम वो वाली वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सो इसका सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर जरा सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में आप देखें, पहले मैं फंक्शन लिख लिया करें ताकि इजी रहे। फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2। मैं इनके डायरेक्ट ये सॉल्यूशंस ही लिख रहा हूं बच्चों। सो आप देखें हमने फाइंड करना है यहाँ पर, अब जो इसका सेकंड पार्ट है g ऑफ -3 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब g ऑफ -3 की वैल्यू, तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप -3 को बच्चों क्या करो, रिप्लेस कर दो। सो g ऑफ x की जगह पे -3, इधर भी जहां पे x है वहां पे -3, और ये आ गया बच्चों +2। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -9 एंड प्लस का 2। बच्चों जब दो वैल्यूज आपस में एक वैल्यू माइनस हो रही हो एक वैल्यू प्लस हो, ऑलवेज हमेशा जो अमल होता है वो माइनस का होता है, लेकिन अलामत जो बड़ी वैल्यू के साथ वो आती होती है। देखिए -9 + 2, तो ये 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 7 रह जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है सो -9 आ जाएगा। इधर ये वैसे ही g ऑफ -3। सो बच्चों ये हमारे पास g ऑफ -3 का आंसर आ गया जो हम फाइंड करना चाहते थे। ओके अब जरा मैं थोड़ा सा स्पीड से काम करूंगा, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं हम जो निकालना चाह रहे हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट
में उसने पूछा है g ऑफ 2/3 की वैल्यू फाइंड करें कि क्या आएगी। सो देखें हमारे पास जो फंक्शन है g ऑफ x का वो है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो इसका मतलब अब जहां जहां x है बच्चों वहां वहां हम क्या करेंगे 3/2 को रिप्लेस कर देंगे। सो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 एंड प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज 3 से कैंसिल। तो ये 2 प्लस 2 बच्चों मिलके इधर g ऑफ 2/3। सो g ऑफ 2/3 का बच्चों क्या आंसर आया हमारे पास, g ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू 4। सो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो इसके आगे वाला पार्ट भी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब वो g वाली वैल्यू पूछ रहा है तो g वाले फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करेंगे, जब वो h वाली पूछेगा तो h वाले में रिप्लेस कर देंगे हम। अब देखें h वाले फंक्शन को मैं यहीं पर इसका जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में आप देखें उसने जो हमें फंक्शन दिया है वो है h ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहली वैल्यू उसने पूछी है h ऑफ 1 की वैल्यू हमें मालूम कर दें कि h ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। सो बच्चों h ऑफ 1 की वैल्यू अब जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हम h वाले फंक्शन में 1 रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। सो 1 प्लस 1, सो बच्चों h ऑफ 1, 1 प्लस 1 2। सो बच्चों हमारे पास h ऑफ 1 का आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान और मजे के क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट की बात करें तो उसमें उसने वैल्यू पूछी हुई है, आप फाइंड करो h ऑफ -4। वैसे आप जब सोल्यूशन लिख रहे हो ना पहले फंक्शन लिख लिया करें फिर बता दिया करें ये चीज फाइंड कर रहा हूं, ये फंक्शन में पुट कर दें या वो वैल्यू पहले लिख दें, तो दोनों में जैसे आपको इजी लगे ठीक लगे वैसे कर लें। सो मुझे अब नेक्स्ट वैल्यू चाहिए h ऑफ -4, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। मेरे पास फंक्शन जो है h ऑफ x वाला वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप -4 रिप्लेस कर दें जहां जहां आपके पास x है बच्चों। तो ये h x की जगह -4, इधर -4 का स्क्वायर प्लस 1। याद रखें बच्चों जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बल्कि आप यूं याद रखें कि किसी भी नेगेटिव की पावर जब इवन होती है 2 4 6 8 तो आंसर हमारे पास हमेशा 6 8 पॉजिटिव ही आता है जितनी भी इवन पावर्स होंगी। तो माइनस का आंसर तो पॉजिटिव में आएगा और 4 का स्क्वायर बच्चों 16 प्लस 1। सो h ऑफ -4 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। सो बच्चों इसके फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके लास्ट एंड सिक्स पार्ट पे, उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है h ऑफ -2। बहुत ही आसान और मजे का काम बच्चों, h ऑफ -1/2 की वैल्यू चाहिए हमें और हमारे पास जो h वाला फंक्शन है वो है x स्क्वायर प्लस 1। h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो बच्चों x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, खामोश नहीं बैठना, जब ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो बोलना है वहां बैठ के। सो बच्चों x की जगह पे बातें नहीं करनी, जो पूछूं वो बताना है। x की जगह पे -1/2, इधर भी x की जगह पे -1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस 1। h ऑफ -1/2 बच्चों, इधर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव एंड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम की टेक्निक्स छोटी क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये नीचे आपके पास 4 आ गया, इधर 1 और इधर प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4। तो बच्चों ये h ऑफ -1/2 का आंसर आया 4 प्लस 1 5, 5/4। सो बच्चों ये इसका 6 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। सारे के सारे पार्ट ही हमने बोर्ड पे सॉल्व कर दिए हैं। अभी भी आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल से सवाल है, g और h के दो फंक्शंस दिए हैं, कुछ रिजल्ट पूछे। जब वो कोई भी g वाला फंक्शन पूछे तो g वाली वैल्यू पूछे तो g वाला फंक्शन उठाएं और जो उसमें वेरिएबल है x की जगह पे वो वाली वैल्यू रिप्लेस करते जाएं, आंसर आ गया। h वाली में पूछे तो h वाली रिप्लेस कर दें। सो ये बच्चों इसके हमारे पास 6 पार्ट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो उसने हमें एक फंक्शन की वैल्यू दी है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 और उसने कहा ये जो a और b हैं ये कांस्टेंट्स हैं। फिर उसने हमें कुछ रिजल्ट दिए हैं, उसने कहा है इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 तो आप a और b की हमें वैल्यूज मालूम करके दें। बहुत आसान काम है। देखिए सबसे पहले हम f ऑफ 3 निकालेंगे, यहाँ से उसको 8 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाएंगे, इधर से f ऑफ 6 बनाएंगे उसको 14 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाएंगे और वहां से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं और स्टेप वाइज आपको समझाते जाएंगे। ये बिल्कुल आसान सवाल है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। सो सोल्यूशन, सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो वैल्यू गिवन है f ऑफ x की, आप देखें वो हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax
प्लस बी एंड प्लस 1, ये वैल्यू है। अब उसने जो हमसे पहला रिजल्ट कहा है ना, उसने कहा है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 3 का आंसर निकाल लेते हैं और फिर उसको गिवन कंडीशन के मुताबिक 8 के इक्वल रख के वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ 3 का आंसर यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ कि एफ ऑफ 3 का क्या आंसर आएगा। ऑलरेडी उसने कहा है कि एफ ऑफ 3 हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। सो मैं x की जगह पे अब क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ 3 को। तो आप देखें ये x की जगह पे 3, इधर भी x की जगह पे 3, ये प्लस का b एंड प्लस का 1। तो बच्चों ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 को a से मल्टीप्लाई करवाएं, 3a प्लस b प्लस 1। अब आप यहाँ पर लिख दें कि क्या लिखेंगे आप यूँ लिख दें एज ऑलरेडी गिवन, एज ऑलरेडी गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखें यहाँ पर हमने f ऑफ 3 का एक आंसर निकाला है, उसमें x की जगह पे 3 रिप्लेस करके। वो आंसर क्या बनाया है, ये वाला। तो हम उस f ऑफ 3 की जगह पे ये लिख रहे हैं, यानी 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। और ये प्लस का 1 मैं उधर ले जा रहा हूँ ताकि इधर a और b रह जाएं और उधर हमारे पास a और b के अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रह जाए। सो 1 उधर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8 माइनस 1। सो ये हो गया 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसको बच्चों हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह की हम एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो f ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है। देखें f ऑफ 6, अगर मैं यहाँ पे पहले फंक्शन लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है ax प्लस b प्लस 1, ये बच्चों फंक्शन है। अब हमें क्या चाहिए f ऑफ 6, सो हम x की जगह पे 6 को रिप्लेस कर रहे हैं, a और यहाँ भी 6 प्लस b प्लस का 1। सो ये तो आ गया बच्चों f ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a और ये हो गया प्लस का b प्लस का 1। सो ये हमारे पास यहाँ से आंसर बन गया। अब आप देखें हमें क्या करना है, हमें कंडीशन उसने ऑलरेडी गिवन की हुई है कि हमारे पास कंडीशन क्या है। आप यहाँ पर लिखें एज ऑलरेडी गिवन, एज ऑलरेडी गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ये है बच्चों, उसने कहा f ऑफ 6 का जो आंसर है वो आपके पास किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। अब f ऑफ 6 का बच्चों हमने ये आंसर निकाला है अभी फंक्शन में x की जगह पे 6 पुट करके। तो f ऑफ 6 की जगह पे ये रिजल्ट पुट कर देते हैं, 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। प्लस का 1 बच्चों उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 1। तो ये हो गया 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। इसको बच्चों हम कहते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करते हैं, अब जब आपके पास इस तरह दो इक्वेशंस बन गई हैं, आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी, तो दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ से a या b की कोई एक वैल्यू बना लूँ, इसके अंदर पुट करूँ, वहां से एक वैल्यू निकालूं, फिर पुट करके दूसरी। दूसरा मेथड ये है जो छोटी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अगर कोई एक वैल्यू जैसे b यहाँ पे और b यहाँ पर सेम है, तो हम अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये साइंस चेंज होके b से कैंसिल होके हमारे पास एक ही वैल्यू बन जाएगी। सो मैं यही काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करें किसको, इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। सो ये तो आ गया हमारे पास 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं वैसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और ये है 3a प्लस b एंड इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम जो वैल्यू नीचे माइनस हो रही होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस और ये भी माइनस की हो जाएगी। देखिए ये प्लस का b माइनस के b से कैंसिल, 6a में से 3a निकालेंगे तो ये 3a रह जाएंगे और इक्वल के इस तरफ 13 माइनस 7 करेंगे तो 6। बेसिकली ये यूं बन गया 3a इज इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 3 2 द 6। सो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू बन गई विच इज 2 बच्चों। अब हमारे पास जो मुश्किल काम था वो हो गया, एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हम सेकंड वैल्यू बना लेंगे। इस a इज इक्वल टू t को हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे आप लिख दें, मेंशन कर दें, पुट a इज इक्वल टू 2 या वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1।
और अगर आप मजीद मेंशन करना चाहें तो आप ऊपर मेंशन कर दें। फॉर वैल्यू ऑफ बी हम ये काम कर रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन 1 है 3a + b = 7। मैं पहले लिख भी रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे हमें। 3a + b = 7। सो a की जगह पे बच्चों हम 2 पुट कर रहे हैं फॉर वैल्यू ऑफ b। तो ये होगा 7, 3 2 6 और 6 और ये प्लस का b = 7। 6 इधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, 7 - 6 एंड बच्चों जो b की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 1। सो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज बनी b की आ गई 1 और a की आ गई 2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और यहाँ से बच्चों b की वैल्यू। हम जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। उसने क्या कहा, हमें एक फंक्शन दे दिया और 2 रिजल्ट दे दिए। उसने कहा मुझे a और b की वैल्यू मालूम करके दें। सो ये रिजल्ट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए उसने कहा f(3) का आंसर 8 के इक्वल है। सो हमने पहले फंक्शन से f(3) की वैल्यू निकाली, जहां जहां x था वहां 3 पुट कर दिया। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब उसने खुद कहा है कि f(3) 8 के इक्वल है। सो f(3) का जो आंसर है हमने उसकी जगह पे पुट कर दिया और इधर 8 आ गया। +1 को इधर लाके माइनस किया तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली यहाँ से। यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि f(6) उसने खुद कहा 14 के इक्वल है। सो हमने f(6) का आंसर बनाया, x की जगह पे 6 रिप्लेस किया, 6a + b + 1 आ गया। और चूंकि f(6) 14 के इक्वल है तो f(6) की जगह पे जो आंसर बनाया वो लिख दिया। और हमने यहाँ पे चूंकि a b को एक साइड पे रखा तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले गया। तो ये 14 - 1 13 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन 1 को 2 में से इसलिए सब्ट्रैक्ट करवाया कि ये b वाली वैल्यू सेम है, तो एक माइनस होगी, अलामत चेंज होकर कैंसिल होगी। वही काम हमने यहाँ पे किया तो अलामतें चेंज हुई। 6a में से 3a गया, 3a बचा। 13 - 7 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया बच्चों, वहां से b की वैल्यू निकाल ली। बहुत ही आसान और मजे का सवाल है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली कॉपी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। उसमें फंक्शन उसने f(x) में दिया था, यहाँ पे g(x) में दे दिया और थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी। उसने कहा कि ये एक फंक्शन है g(-1), अगर उसने कहा 0 के इक्वल है, g(2) 10 के इक्वल है, तो आप हमें a और b की वैल्यू मालूम कर दें। तो वही बच्चों हम काम करेंगे जो इससे पहले हमने इससे पिछले सवाल के अंदर किया। तो देखें सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि g(x) की जो वैल्यू है वो है ax + b + 5। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो g(-1) की कंडीशन 0 को इक्वल है। सो पहले हम x की जगह पे -1 रिप्लेस करते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है g(-1) का आंसर आ जाए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे -1 रिप्लेस कर रहा हूँ, इधर भी x की जगह पे -1 + b + 5। तो बच्चों ये तो आ गया हमारे पास g(-1) इज इक्वल टू a को -1 से जरब दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई -a प्लस का b एंड प्लस का 5 आ गया। बच्चों अब सवाल के अंदर देखें एज ऑलरेडी गिवन g(-1) इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप लिख दें एज ऑलरेडी गिवन हमारे पास है। गिवन क्या है बच्चों, g(-1) का आंसर हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हमने g(-1) से ये बनाया 0 है। g(-1) की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -a + b + 5 इज इक्वल टू 0 बच्चों। -a + b प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं बच्चों। अब हम इसी तरह g(2) की वैल्यू निकालेंगे, उसको 10 के इक्वल रख के हम एक और इक्वेशन बना लेंगे। पहले हम चलो मैं फंक्शन लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे हमें। g(x) इज इक्वल टू फंक्शन है ax + b बच्चों + 5। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे 2 रिप्लेस करेंगे ताकि g(2) का आंसर निकाल सके। तो x की जगह पे बच्चों 2 रिप्लेस कर दें, इधर भी x की जगह पे 2 + b + 5। तो ये तो 2a से मल्टीप्लाई होकर 2a + b एंड +5। अब देखें एज ऑलरेडी गिवन हमारे पास जो g(2) है वो 10 के इक्वल है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एज ऑलरेडी गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास, g(2) का बच्चों जो आंसर है वो 10 के इक्वल है। अब g(2) का आंसर ये हमने निकाला हुआ है ऊपर, ये हमारे पास जो आंसर है बच्चों ये g(2) का आंसर है। तो g(2) की जगह उसका आंसर पुट करते हैं, 2a + b इज इक्वल टू 5, सॉरी इधर 2a + b + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 2a + b और 10 और प्लस का 5 इधर जाके -5। तो ये हो गया 2a + b इज इक्वल टू 5। मैं असल में क्या कर रहा हूँ कि इसको
ए बी को एक साइड पे रख रहा हूँ, उसकी कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे। देखिए बी और बी यहाँ पर सेम है, सो 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं बच्चों, बी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू मिल जाएगी, उसको पुट करेंगे और हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किसको, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो बच्चों हमारे पास इक्वेशन 2 हम ऊपर रखेंगे, ये हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। सो अब आप देखें क्या होगा कि इसमें अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये बी से कैंसिल, 2a और एक प्लस का a मिलकर ये हो गया 3a, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का 5 और प्लस का 5 मिलकर 10, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 10। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर जाके डिवाइड होगा, सो 10/3 हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर a की। अब हमें बच्चों b की वैल्यू चाहिए। हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो काम किया, हम इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में और वहां से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। सो आप यहाँ पर लिखें पुट a is equals to 10/3 in इक्वेशन 1 के अंदर। सो बच्चों आप देखें इक्वेशन 1 को हम पहले लिख भी देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे हमें। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 है। सो इसके अंदर हम ए की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं 10/3, सो ये हो जाएगा माइनस 10/3 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 5 और ये माइनस का 10/3 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का 10/3 हो जाएगा, प्लस 10/3 बच्चों। अब जरा इसका हम एलसीएम लेंगे तो आप देखें नीचे इसके जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता 1 होता है, सो नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये हो गया माइनस का 15 बच्चों, ये हो गया आपका प्लस का 10, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -5/3। सो बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक ही वैल्यू आ गई विच इज 10/3 और सेम ए की वैल्यू को हमने 1 में पुट किया और वहां से बी की वैल्यू। बिल्कुल आसान और मजे का काम है बच्चों। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सेम काम कर चुके हैं, वही काम क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो तवज्जो से समझें इनको और इनको सीखें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें ना, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसने हमें एक फंक्शन की वैल्यू दी है और उसने कहा कि वो जो f of x है वो 32 को इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो बच्चों हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। आप देखें फंक्शन जो उसने हमें दिया है f of x इज इक्वल टू 5x + 1 है और जो उसने हमें कंडीशन दी है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ एज ऑलरेडी गिवन। अब गिवन क्या है हमारे पास, जो कंडीशन है बच्चों वो उसने कहा है f of x जो है वो 32 के इक्वल है। आप देखें f of x जो फंक्शन उसने खुद दिया है वो 5x + 1 है, सो उसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 5x + 1 इज इक्वल टू 32। तो बच्चों प्लस का 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। वैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि ये हम थोड़ा डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। वैसे मैथ के अंदर इधर उधर कोई चीज़ नहीं जाती होती, उसको हम एक और मेथड होता है कि अगर हमसे +1 है तो हम दोनों तरफ -1 ऐड करेंगे, सो वो क्या होगा, -1 इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर हम जो अपना अमल करना चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जब डायरेक्ट स्टेप्स कर रहे होते हैं तो फिर ये वाला मेथड अप्लाई करवाते हैं, +1 -1 हो जाएगा बच्चों। तो 32 में से -1 गया विच इज 31, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 31/5 हमारे पास आंसर आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 6 का। शॉर्ट क्वेश्चन है और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल उसने एक फंक्शन दिया और खुद ही फंक्शन की वैल्यू भी दे दी, कंडीशन दे दी, सो हमने उसको बता दिया कि ये आपकी कंडीशन है और ये फंक्शन है, दोनों को इक्वल रखा, वहां से बच्चों x की वैल्यू लिख ली। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह ही है। उसने हमें एक फंक्शन दिया है cx² + d और कहा है c और d कांस्टेंट्स हैं और उसने कहा इफ f of 1 = 6 हो और f of -2 10 हो, कंडीशंस दी हैं। तो अब c और d की वैल्यू मालूम करें बच्चों, ऑलरेडी हम ये काम सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। देखिए f of x हमारे पास है cx² + d। सो पहले हम f of 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको 6 के इक्वल रख देंगे। तो अब जहां हमारे पास x है वहां हम 1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये भी 1 का स्क्वायर प्लस d बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c × 1 + d बच्चों f of 1 और ये आ गया f of 1। देखिए 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ये c + d बच गया बच्चों। अब देखें ऑलरेडी गिवन है f of 1 = 6, तो यहाँ पर बच्चों आप लिख दें एज ऑलरेडी गिवन। अब हमारे पास गिवन क्या है बच्चों,
एफ ऑफ 1 का जो आंसर है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। सो एफ ऑफ 1 हमने अभी वैल्यू इसका आंसर निकाला है विच इज c प्लस डी। सो बच्चों c प्लस डी इज इक्वल टू 6, इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 होगी। अब सेम हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, तो फंक्शन हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस डी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 रिप्लेस करेंगे। सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू c और इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d बच्चों। सो आप देखें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, +4, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो 4 को c से मल्टीप्लाई करवाएं 4c प्लस डी, और ये हमारे पास f ऑफ -2 का हमारे पास जो है वैल्यू आ गई f ऑफ -2 की। अब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है f ऑफ -2 10 के इक्वल है। सो वहां से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एज ऑलरेडी गिवन। अब बच्चों गिवन क्या है हमारे पास, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब f ऑफ -2 का हमने यहाँ पर आंसर बना लिया विच इज 4c प्लस डी एंड इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में ये डी डी सेम है, वही हम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट किसको करना है हमने, इक्वेशन 1 फ्रॉम बच्चों इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को हम ऊपर रखेंगे विच इज 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10, और मैं मेंशन कर रहा हूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, ये भी मैं मेंशन कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अलामतें चेंज करेंगे जब हम माइनस कर रहे हैं बच्चों, ये प्लस की वैल्यू माइनस, तो ये डी डी से कैंसिल, 4c में से -c करेंगे तो 3c बच गया, और इधर इक्वल के तरफ 10 - 6 करेंगे बच्चों 4, ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई ना, तो ये बन गया 3c इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाके डिवाइड होगा। सो एक वैल्यू हमारे पास c की आ गई विच इज 4/3। सो एक तो हमारे पास यहाँ से बच्चों वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर, सो वहाँ से हम दूसरी वाली, वैसे आप सेकंड वैल्यू खुद मालूम कर, चले मैं मालूम कर ही देता हूँ। सो आप क्या करेंगे, पुट करें c इज इक्वल टू 4/3, पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1 बच्चों। सो इक्वेशन 1 है c प्लस डी इज इक्वल टू 6, इसको हम कह रहे हैं 1 जो हमने बनाई थी, इसमें हम c की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6 बच्चों। 4/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, देखिए जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 होता है। एलसीएम लें 3 आ जाएगा नीचे, फिर आप देखें जब 3 आ गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 एंड माइनस का 4 बच्चों। सो d इज इक्वल टू 18 - 4 14/3। सो बच्चों ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये आखिरी जो 4-5 सवाल हैं, और पहले वाले जो कुछ सवाल हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में हैं, और उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी इन क्वेश्चंस में। सिंपल सवाल है, फंक्शन गिवन है, कुछ कंडीशंस हैं, वहां से हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वल रखा और उससे हमने वैल्यूज फाइंड कर ली जो उसने पूछी। सो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हुई। आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं, और हमसे सॉल्व करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।